नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ तीनों मेहमानों के साथ हम मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, बहुत स्वागत सर आपका। और आज से तो पार्लियामेंट का आगाज हो गया, संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। इस संसद सत्र में क्या खास होगा, इसका एक इशारा आज प्रधानमंत्री ने अपने शुरुआती वक्तव्य में दे दिया। जब वो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया को संबोधित करते हैं, उन्होंने कहा बड़े ऐतिहासिक बिल इस सत्र के अंदर पारित होने जा रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही। हम आज कहानी कुर्सी की शुरुआत उसी से करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने कहा है इसका मतलब इस सत्र में कुछ विशेष होने वाला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनकी बात आप सुनेंगे तो आप भी समझ पाएंगे। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि ये 10 साल में मैं पहली बार कोई बजट का सत्र, कोई पार्लियामेंट का सत्र ऐसा देख रहा हूं जहां विदेश से कोई चिंगारी नहीं सुलगी, जहां विदेश से कोई शरारत नहीं की गई। और उन चिंगारियों को हवा देने वाले हमारे यहां बहुत से लोग बैठे हैं, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो जब वो ऐसा कहते हैं तो ये तथ्यों से परे नहीं है। आप अगर देखें, मेरे पास तो एक पूरी लिस्ट है। 2021 से मैं शुरुआत कर रहा हूं, वो तो 2014 से कह रहे हैं। फरवरी 2021 में किसानों के बारे में एक विदेश से रिपोर्ट आई थी कि भारत में किसान कितने परेशान हैं। जुलाई 2021 में सरकार जासूसी कराती है, पत्रकारों की जासूसी कराती है, सोशल वर्कर्स की और अपने नेताओं की जासूसी कराती है। ये पेगासस नाम का एक जासूसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उससे। जनवरी 2023 गुजरात हिंसा पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है, बिल्कुल पार्लियामेंट सेशन से पहले। जनवरी 2023 में अडानी पर हिंडनबर्ग का खुलासा हो जाता है, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान निवेशकों का हो जाता है। मई 2024 में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ एक खबर छप जाती है। अगस्त 2024 में सेबी चीफ के खिलाफ हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आ जाती है। और नवंबर 2024 में अडानी के खिलाफ अमेरिका के कोर्ट में केस चल जाता है। ये सब कुछ टाइमिंग उसकी यह है कि जब भारत में पार्लियामेंट बैठने वाली हो, उससे तुरंत पहले इस किस्म की बातें होती हैं, जिससे पूरे के पूरे पार्लियामेंट के सत्र में यही चर्चाएं छाई रहती हैं। वॉश आउट हो जाता है संसद का सत्र। इसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा जो बात एक प्रधानमंत्री ने और कही, उस पर आज चर्चा करना बहुत जरूरी है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। इस बारे ये कोई खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत जोर देकर के ये कहा कि हम इस सत्र में ऐसा काम करेंगे जिससे महिलाओं को उनका उचित दर्जा मिले, महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिले। पंथ संप्रदाय के दायरे से अलग ऊपर उठकर महिलाओं के लिए काम करने के लिए हम इस सत्र में कोई कदम उठाने जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। जवाब उनको आया प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। प्रियंका जी कह रही हैं सरकार वास्तविक मुद्दों पर तो चर्चा कभी करती नहीं है, हम जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब भी कभी नहीं देती है। और पिछला सत्र देख लीजिए, वो भी ऐसे ही बर्बाद हो गया है। अखिलेश यादव ने लेकिन एजेंडा अपना पहले ही सेट कर दिया। उन्होंने कहा बजट पर बाद में बात होगी, ये सत्र बजट के लिए है, नाम ही बजट सत्र है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बजट पर बात बाद में होगी, पहले महाकुंभ की बात होगी। महाकुंभ में भगदड़ कैसे मची और सरकार क्या छुपा रही है वो बताए। तो मैं आपको ये चारों बयान सुना दे रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव के। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे, और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर संशोधन को चर्चा होगी। नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में
इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की, तो ये सब तो कहेंगे। बजट सत्र बजट की बात तो बाद में होगी। ये सत्र और आज का दिन कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके शांति के लिए जरूर बात रखी जाए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है, और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का पूरा इंतजाम करे, उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। तो यह आपने सुना, आज बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो जो उन्होंने एक किस्म की चुटकी लेते हुए कहा और कहा मीडिया, आपके मीडिया कर्मियों को तो जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। भाई, विदेश से इस बार कोई तमाशा नहीं हुआ, विदेश से इस बार कोई साजिश का एंगल नहीं आया, कोई हंगामा नहीं हुआ हमारे सेशन के शुरू होने से पहले। अब आप उनकी बात सुनिए तो सच है, सच लगता है। कभी पेगासस, कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी अडानी जी, कभी कोरोना की वैक्सीन, कभी सेबी का चीफ। शांति से शुरुआत तो शांति से हुई इस बार सत्र की। नहीं, शुरुआत शांति से कम उस तरह से दिख रही कि हुई है, लेकिन अब सत्र जब शुरू हो जाएगा तब समझ में आएगा कि क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मसले हैं। हालांकि ये बजट का सत्र है और मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल को ये समझना चाहिए कि इससे बड़ा अवसर उनके लिए नहीं होता है। मतलब सरकार तो अपनी चीज़ों को पेश करेगी, लेकिन विपक्षी पार्टियों के लिए इससे बड़ा अवसर नहीं होगा कि वो बजट में क्या कुछ देखना चाहते हैं उसको थोड़ा स्पेसिफिक बताएं। वरना बड़ा मजाक चलता है कि भाई आप इस पार्टी के हैं तो ये बोलेंगे, इस पार्टी के ये बोलेंगे। तो क्या विपक्षी पार्टियां इस बजट से पहले वो बता पा रही हैं कि हम बजट में क्या चाहते हैं? कल बजट आ जाएगा। आज तक किसी भी राजनीतिक दल, राहुल गांधी जी को हमने सुना, प्रियंका जी को तो सुन ही रहे हैं, अखिलेश यादव जी को सुना, शरद पवार जी को सुना, ममता बनर्जी जी को सुना, यानी देश का कोई नेता मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है। अगर कुछ होता तो उसी पे हंगामा कर लेते। तो फिर पीएम का वो वाला आरोप सही लगता है कि एक खबर आती है उसके आधार पर आप हंगामा करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये बजट सत्र है, अगले 1 वर्ष के लिए सारा पैसा, सारा प्रपोजल, सारा जिसको कहें कि जो कुछ भी होना है वो सब यहीं से होना है। ठीक है, इसमें आप अगर सुझाव नहीं दे पा रहे हैं और मोदी सरकार पर सवाल नहीं खड़े कर पा रहे हैं तो फिर ये लगता है कि आपके पास मुद्दों की विदेशी हाथ चुप कैसे बैठ गया। लेकिन इस बार सवाल ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, एक ये ट्रंप इफेक्ट है क्या? ये नहीं, एक तो ट्रंप इफेक्ट है, दूसरा बैक टू बैक इतने फेल हुए हैं। आप ये भी तो देखिए ना कि बैक टू बैक सारे के सारे फेल हो गए। अगर फिर वो ठीक इसी सत्र के पहले कुछ न कुछ लेकर अभी बहस कर रहे होते तो हम सारे लोग यही बात कर रहे होते, और पीएम तो डिस्क्रेडिट पहले ही उनको कर चुके हैं, उनको और अवसर मिल जाता। भाई, जब कोई भी बात होती है और उस पर कई बार कहा जाता है ना कि विरोध वहां तक करिए जो विरोध के लिए विरोध न लगे, मुद्दों पर विरोध लगे। जैसे पिछली बार भी जो कुछ था तो उसमें अडानी की बात आप कब कर चुके थे, उस वक्त तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद जब आप अडानी की बात खींच कर लाते हैं और दूसरे मुद्दे दिखते हैं कि वो तो उतना आधार नहीं है, उतना उसमें तर्क नहीं है, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। विदेशी साजिश इस बार खामोश है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। दो बातें आपने की, दोनों बातें ठीक है। एक तो ट्रंप इफेक्ट भी कुछ हो सकता है, दूसरा एक हिंडनबर्ग जो हिंडनबर्ग दुकान समेट करके चला क्लोजर गया। हो गया उनकी दुकान। एक बड़ी जो कंपनी थी या जो बड़ा संगठन था, जांच भी शुरू हो गई है, उसके खिलाफ जांच भी शुरू हो गई। जांच भी शुरू हो गई, लेकिन वो बंद कर दिया, तो वो भी एक बड़ा कारण था। जितनी चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें से बहुत सारी जगह पर उनकी भी भूमिका रही है। और ये सही बात है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर चुनाव से पहले, हर संसद के सत्र से पहले कोई ना कोई विदेशी बवंडर होता है। लेकिन यदि आप संसद के सत्र कभी भी देखें, पिछले 25 साल के देख लें, तो संसद का सत्र होता है, उससे पहले विदेशी हो या ना हो, लेकिन कोई ना कोई बड़ा हंगामा होता है। वो बोफोर्स से लेकर आज तक आप देख लें। दूसरी बात जितने घटनाओं का जिक्र हमने किया है वो सब सही बात है कि संसद के सत्र से पहले हुई, लेकिन एक सच ये भी है कि इनमें से कोई भी चीज़ क्लोजर नहीं हुई है। ये भी ध्यान रखिए, किसी चीज़ को एफआर कर दिया हो कि भाई ये नहीं हुआ, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। नहीं, जैसे मैं कहता हूं किसानों का मामला हुआ,
हाँ, किसानों को क्या हुआ? किसान में आंदोलन चल रहा था, तो अब भी आंदोलन पर बैठे हैं किसान। ठीक है, एक बात पेगासस का मामला आया, पेगासस में सरकार कमेटी बना दी, तो खत्म नहीं हुआ ना। ठीक है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में क्या खत्म होना, वो तो मतलब अलग है, वो तो विवाद उठा था। हिंडनबर्ग की हमने बात करी ली। हाँ, ये सेबी चीफ वाला मामला भी फिलहाल चल रहा है, आप कैसे? एक भी मामला नहीं है, आप गिन लीजिए सारे के सारे, मुझे याद है कि जिसपे क्लोजर हुआ हो। तो दोनों बातें ठीक है, आपने उठाए, विदेश से उठे, द्वेष से उठे, वो सब भी है। खैर, अब संसद का सत्र शुरू हुआ, आज राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण दिया है, उसमें सारी बात जिक्र किया है। प्रधानमंत्री जी ने जो बात की है उसमें मुझे लगता है कि क्या सरकार वक्फ के बाद जो यूसीसी का बिल है, जो महिलाओं पर बोले हैं, महिलाओं पर बोले और पंथ और धर्मनिरपेक्ष के आधार पर उन्होंने महिलाओं की बात की, तो वो मोटे तौर पर मुझे यूसीसी का मैसेज लगता है। केंद्र में यूसीसी, केंद्र में यूसीसी, और जब वो उत्तराखंड में लेकर आ गए हैं तो हो सकता है वो भी वैसा ही करेंगे, यूसीसी को ले आएंगे तो फिर उसको जेपीसी को भेज देंगे, क्योंकि यूसीसी एक बार में तो पास होने वाला नहीं है। वो प्रधानमंत्री का इशारा आपको जुड़ता हुआ यूसीसी मुझे यूसीसी से जुड़ता हुआ लग रहा है, क्योंकि दो बिल है इस बार का, जो अभी मैंने पूरा पार्लियामेंट का वो देखा है, उसमें 16 बिल सरकार लेकर आ रही है। जी हाँ, सब है मेरे पास, है ना। तो उसमें उसका इसमें एज सच कोई महिलाओं से जुड़ा हुआ बिल नहीं है, कोई नहीं है। तो वक्फ है, देखिए वक्फ को आप सीधे महिलाओं से नहीं जोड़ सकते, महिलाओं से जुड़ा हुआ बिल नहीं है, नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की जेपीसी की रिपोर्ट आनी है, वो भी ऐसा कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। इसके अलावा बैंकिंग बिल है, रेलवे, आपदा प्रबंधन, यूसीसी का बिल लाकर उसे जेपीसी को सौंप दिया जाए, क्योंकि यूसीसी का बिल भी आए और वो तो जेपीसी के पास ही जाएगा, उसमें कुछ ऐसा बड़ा वो नहीं है, कोई अचरज वाली बात नहीं है। लेकिन वक्फ बिल भी यदि आता है तो उस पर बड़ा हंगामा हो, क्योंकि जेपीसी की जो बैठकें हुई है, करीब 36-38 बैठकें हुई, उसमें हमेशा ही विपक्ष विरोध करता रहा, और जो रिपोर्ट सबमिट की गई लास्ट डे उसमें भी 1911 का वो रहा है। कल होम मिनिस्टर ने बोला है दिल्ली की अपनी रैली में कि इसी सत्र में हम वक्फ बिल पास कराएंगे, तो इसमें आपको एम्बिग्यूटी नहीं है। एम्बिग्यूटी नहीं है, वो जब पास करके कल बिल को दे दिया, लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है, तो इसका मतलब मैसेज साफ है कि सरकार उस बिल को लेकर आएगी, पास कराना उनके पास बहुमत है, पास भी हो जाएगा यदि, और वो तो अलग इशू है, लेकिन सरकार उस बिल को अमेंड करके लेकर आ रही है। उसमें जो सारे विपक्षी दल है उन्होंने सबने अपने डिसेंट नोट दिया है। हाँ, डिसेंट नोट दिया है, संशोधन उसमें सत्ता पक्ष के जो सांसद थे उनके माने 11 जो संशोधन मांगे गए हैं वो सारे के सारे सत्ता पक्ष के। ठीक है, लेकिन मतलब अगर हम बात करें, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सत्र में बड़े ऐतिहासिक बिल आने वाले हैं, तो उसमें से एक वक्फ हो गया, एक वन नेशन वन इलेक्शन की जेपीसी की रिपोर्ट भी सबमिट होनी है इस बार, वो हो गया 2, और जो उन्होंने महिलाओं वाली बात कही, क्या उससे जुड़ा यूसीसी का कोई मैटर हो सकता है, ये अभी हमको देखना होगा। समीर जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बजट सत्र सरकार के पास बहुत समय, 2 पार्ट में बजट सत्र होने वाला है। जैसे आज 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो 13 फरवरी तक का एक पहला पार्ट है इसका, और उसके बाद 10 मार्च को ये शुरू होगा और फिर 8 अप्रैल तक ये चलने वाला है। तो सरकार के पास अभी लंबा समय है पूरा बजट सत्र के अंदर। तो सिर्फ ये मान लेना कि अभी पहला सत्र जब बजट पेश होगा तो 13 फरवरी के बीच में सरकार कोई बिल लेकर आएगी, मुझे इसकी संभावना कम लगती है। सेकंड पार्ट में मुझे लग रहा है कि सरकार होगी, अभी तो बजट पेश होगा, उस पर चर्चा होगी, अभी जो अगले हफ्ते खत्म हो जाना है उसमें बजट पे चर्चा होगी। अभी तो बजट पे भी चर्चा नहीं हुई, उसमें तो पहला वीक निकल जाएगा प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर, थैंक्स, उसी के ऊपर थैंक्स भी प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे, 2 दिन लोकसभा में 2 दिन राज्यसभा में, मुझे लग रहा है कि इस पे नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सेकंड पार्ट की जो चर्चा की है कि जो दूसरा सत्र जो शुरू होगा 20 दिन के करीब पर जो रहेगा, उसमें वो जरूर बिल लेके आएंगे। तो तक सरकार के पास अभी लंबा समय है चीजों को लेके। मुझे लग रहा है इस बार मैं इसीलिए इसी पहले हिस्से में कुछ हो जाए इसको इसलिए नहीं नकार रहा हूं, क्योंकि दिल्ली का चुनाव भी चल रहा है। बिल्कुल, बिल टेबल तो कर सकते हैं, दिल्ली की वोटिंग नतीजा सब हो जाएगा इसी पहले पार्ट के बीच में, बिल टेबल कर सकती है, लेकिन बजट पास कराने के लिए। और अभी क्या होगा, 2 दिन वोट ऑफ थैंक्स पर डिबेट होगी लोकसभा में, 2 दिन राज्यसभा में होगी, उसके बाद बजट पर बहस शुरू होगी। देखिए, वक्फ बिल भी इंट्रोड्यूस ही किया था ना, जेपीसी को किया ना, लेकिन उसके बाद कितनी लंबी बहस चली उसके ऊपर। दिल्ली बजट का मुझे लग रहा है टेबल करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, टेबल कर दें, लेकिन टेबल करेंगे तो फिर बजट को पास कराने में बहुत हंगामा होगा, बहुत मुश्किल होगी। हंगामे से कौन डर रहा है? नहीं डर रहा, इसलिए नहीं हो पाएगा। आप देखिए ना, 5 तारीख को वोटिंग है, 1 तारीख को बजट आ रहा है, 2-3 को सत्र नहीं है, 4 और 5 है, तो उसमें तो बजट पे चर्चा होगी ना। आप बिल कैसे लेके आओगे? 5 को वोटिंग हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि बजट में ही प्रधानमंत्री मोदी को जो संदेश देना है, बजट में ही सरकार ऐसी कई घोषणाएं करेंगी जिसका पूरे देश के अंदर मध्यम वर्ग को लेकर हो, या किसी किसानों को लेकर हो, या गरीब तबके को लेकर कोई बड़ी घोषणा करेंगे, मुझे लगता है, और वो बजट में इसकी घोषणा करेंगे। बिल मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा बिल लेकर भी आ सकती है जिस बिल की चर्चा नहीं हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी का 2014 से लेकर 2024 तक आप कार्यकाल देखोगे तो कई बिल प्रधानमंत्री
मोदी ऐसे लेके आए जिसका चर्चा नहीं था, जिसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो बिल अचानक सत्र के अंदर आ गया है। और इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसका जिक्र नहीं किया गया, आज ही तो अभी पेश किया। राष्ट्रपति का अभिभाषण भी तो सरकार का ही भाषण है, उसमें कोई इस तरह का लिस्टेड बिलों में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है तो कुछ तो बात जरूर होगी। देखिए, एक तो सबसे आसान जिसको कहें कि जिसमें गेस करने की जरूरत नहीं है, वो होता है समान नागरिक संहिता। और भले सरकार ये कह चुकी है कि हम राज्यों में लाएंगे, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये है कि उत्तराखंड में एक तरह से जो ट्रायल टेस्टिंग करनी थी, एरर वगैरह चेक करना था, वो हो गया, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं हुई। दूसरी एक चीज है जिस पर ज्यादा गंभीरता से बात हम लोगों को करनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि वक्फ कब आएगा, बजट पेश हो पाएगी नहीं, हल्ला हंगामा होगा, क्यों होना चाहिए? इस देश के लोगों को जरा इस पर हम लोग जब बात कर रहे हैं तो कहानी कुर्सी की में ये ज्यादा चर्चा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि रोज आप सुनते हैं तो हम लोग सुनते हैं कोई राजनीति हो गई कि नहीं हुई। अरे भाई, वक्फ पर सरकार ने एक प्रपोजल दिया कि ये हम संशोधन करेंगे। अच्छा, ये 5 बातें हैं, वक्फ बाय यूजर हो गया, किसी का दावा हो गया, उसमें और कौन अधिकारी होगा, कहां से कौन सी संपत्ति, कितने समय बाद होगा, कागज दिखाना पड़ेगा, एक लाइन जो आसानी से समझ में आता है। अब सरकार को हंगामा लगा तो सरकार ने जेपीसी में डाल दिया। जेपीसी में जितने लोग आपको बड़ी बड़ी तकरीर करते दिखते हैं, ओवैसी साहब, इमरान मसूद साहब, ऐसे सारे लोग उसमें थे, उन सब के बीच में हुआ। आखिरी दिन बैठ करके साथ में चाय बिस्किट खा रहे थे, सब हंसी ठट्टा कर रहे थे। चाय बिस्किट के बाद अंदर कांच तोड़ते हैं, कुछ और भी कह दिया था ना, वो कह रहे थे कि आगे और बिल आने वाला है, तो उसकी भी चर्चा कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तार्किक तौर पर जो संविधान के दायरे में जो कुछ हो सकता था वो जेपीसी में हुआ। अब बहुमत का सवाल है, जिसके पास संख्या होगी वो तय करेगा, संविधान ऐसे ही कहता है। अब इस पर किसी तरह का हल्ला हंगामा क्यों होना चाहिए? अब आप दूसरे मुद्दे पर बात कीजिए और आप बजट सत्र में बजट के साथ दूसरे जो मुद्दे हैं उसकी बात चर्चा। मेरा एतराज ये है कि आप लॉजिक क्यों ले आते हैं बीच में? नहीं, ये लॉजिकल बात क्यों करने लगते हैं? मैं ऐतराज नहीं कर रहा हूं, मैं ऐतराज नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि हंगामा नहीं होना चाहिए। ना, हंगामा होना चाहिए, सब जानते हैं। हंगामा तो डेमोक्रेसी का पार्ट है, मैं उसको कभी खारिज नहीं करता हूं, हंगामा तो होना चाहिए भैया। और मैं तो उन लोगों में हूं जो कहता है कि थोड़ी बहुत अराजकता समाज को सभ्य बनाती है, थोड़ी बहुत अराजकता, अरविंद जी जैसी नहीं, मतलब ऐसी अराजकता नहीं, थोड़ी बहुत अराजकता सब। लेकिन मेरा मानना है कि बजट सत्र है, मैं फिर कह रहा हूं, देश का भाग्य तय होने जा रहा है 1 साल के लिए। भाई, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है हमारी, जो रोज हम कहते हैं रोजगार महंगाई पर बात नहीं होती, खेती पर बात नहीं होती, वो सब इसी में तो बात हो, मुंह से बात करने से थोड़ी ना कुछ हो। अच्छा, पहले मैं प्रधानमंत्री ने जो महिलाओं को लेकर के कहा कि कोई ऐतिहासिक कदम उठाएंगे, आप भी कह रहे हैं इट मे बी यूसीसी, मतलब हो सकता है यूसीसी, आप भी ऐसे ही मान रहे हैं? मैं जो प्रधानमंत्री जी की बात है उसको एक मैसेज के तौर पे देख रहा हूं, मुझे नहीं पता कि सरकार का, लेकिन उसमें एक ही बात लगी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार ने इस बात का जिक्र नहीं किया और प्रधानमंत्री जी ने खुद ने किया, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण और प्रधानमंत्री के भाषण में कोई फर्क नहीं होता, ये समझना चाहिए। सरकार कितने बड़े लेकिन कितने सारे बिल एक साथ लेकर आए। आर्टिकल 370 का बिल आया था, सरकार ने उसको चर्चा थोड़ी की थी कि वो लेके आएंगे, वो अचानक बिल सरकार लेकर आ गई थी। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे सरकार में मतलब मोदी सरकार पार्ट 3 में हमें ये तो दिखाई दे रहा है ना कि बिल्कुल सारे बड़े अहम बिल जो हैं इन पर चर्चा के लिए सरकार मुझे लगता है हो सकता है जेपीसी को जा रही है। ये भी तो हो सकता है कि सरकार ने सबका ध्यान इन बिलों के ऊपर लेकर आए। और आज जैसे आप उसको मैसेज को देखिए, राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में नारी वंदन अधिनियम का जिक्र किया है ना, और 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल आने वाला है, वो दोनों भी कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उससे पूरे हिंदुस्तान की राजनीतिक तस्वीर, संविधान मतलब जो संसदीय तस्वीर है वो बदल जाएगी। अभी उसको लागू कर रिजर्वेशन का तो हो चुका ना काम, नहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन अनाउंस हो, फिर उसका डिलिमिटेशन का प्रोग्राम का भी अनाउंसमेंट हो, तो एक एग्जीक्यूशन लेवल पर नहीं आया ना वो अभी तक तो पता ही नहीं। मैं कह रहा हूं सर, उसमें विधायी काम कुछ नहीं बचा। हाँ, डिलिमिटेशन का जो काम है उसके लिए संसद की जरूरत थोड़ी ना है। डिलिमिटेशन तो संसद बिल तो पास करना ही पड़ता है, डिलिमिटेशन का भी सरकार को, वो तो डिलिमिटेशन ले आएंगे, उसको पास करा हो जाए। लेकिन जो इसका जो प्रक्रिया है वो सरकार मुझे लग रहा है कि सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आउट ऑफ बॉक्स भी देखना चाहिए। हम सिर्फ जिन बिलों पे चर्चा कर रहे हैं वो तो सबके सामने है कि बिल आने वाले हैं, इस पर चर्चा हो रही है, जेपीसी बनी हुई है, सरकार के एजेंडे में है। प्रधानमंत्री मोदी तो हमेशा आउट ऑफ बॉक्स काम करने के लिए जाने जाते हैं, वो हमेशा सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है कोई ऐसा बिल लेकर आए जिसकी बहुत चर्चा नहीं हो रही है, कोई चीज नहीं लेकर आए। दिल्ली के चुनाव का फायदा उठाने के लिए कुछ कर सकती है सरकार, आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी 2 दिन के अंदर आएगा, वो तो जो फायदा उठाना है वो बजट के अंदर उठाएगी सरकार, लगता है बिल्कुल बजट में उठाएगी। और सिर्फ दिल्ली की सरकार के लिए पूरे देश के अंदर एक मैसेज देगी। कह रहा हूं ज्यादा न कहिए, ये वही हो जाता है हर बार, इतनी टीवी पे हम लोग चर्चा करते हैं, लोग भी देखते हुए थोड़ा खुश हो जाते हैं, मिडिल क्लास लगता है चलो इस बार 10 लाख तक तो टैक्स फ्री कर देंगे। हालांकि इस सरकार ने
टैक्स लिमिट बढ़ाई है, 2.5 लाख से 7.5 लाख हो गया। लेकिन आज के समय में जब हम ही कह रहे हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, हम ही कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी का साइज देखिए 17 लाख से 45 लाख करोड़ पहुंच गया, तो फिर इतना भी होना चाहिए। 10 लाख तक टैक्स तो फ्री होना ही होना चाहिए। मतलब जो सामान्य लोग हैं जो शहरों में रह रहे हैं उनके लिए बहुत और इस बजट में और ये चुनावी लाभ वाला है। और सर, ये पहला बजट है सरकार का, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। सरकार इसके अंदर तय है कि प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी बात जरूर लेकर आएंगे जो बहुत आश्चर्यचकित करने वाली होगी या बहुत बड़ी राहत देने वाली होगी, और ऐसी बात जरूर करेंगे कि विपक्ष भी उस बात को खारिज नहीं कर पाएगा। मुझे लग रहा है बजट में यह परिलक्षित होने वाला है। अपनी डिमांड लिस्ट दे ही चुके हैं, मिडिल क्लास वाली 10 लाख तक एग्जेम्प्ट कीजिए और बहुत सारी बातें। मैं एक रिपोर्ट कहीं पढ़ रहा था, क्योंकि आज बजट है तो थोड़ी सी वैसी भी चर्चा होनी चाहिए। सरकार को जो पैसा मिलता है, जैसे जीएसटी कलेक्शन का जो मिलता है, टैक्स का जो पैसा मिलता है, वो इस बार है, वो हर साल बढ़ता ही है, तो इस साल भी बढ़ के आया है। दूसरा, जो सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना था, जो सरकार को ये अपना पुल, सड़कें, हाईवे, पोर्ट वगैरह सब बनाने पे करना था, वो आधा ही खर्च हुआ है अभी तक का। तो उसके हिसाब से सरकार के पास जो बचत हो रही है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की है। 10 लाख करोड़ रुपया पिछली बार सैंक्शन किया था, तो वो नहीं पूरा खर्च हुआ है, तो वो 1 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार चाहे अगर तो ये मिडिल क्लास को या किसी भी और सेक्शन को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वो विंडो है सरकार के पास। और जो वो क्या बोलते हैं सर उसको, डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो कम हुआ है सरकार का। तो सरकार के पास एक है, विंडो है, मतलब थोड़ा सा। लेकिन देखिए सरकार जो है ना बहुत होशियार, मतलब कोई भी सरकार होती है उसके जो अफसर हैं, स्पेस है सरकार के पास, बिल्कुल। एक बात मैं थोड़ा सा जोड़ दूं, भंडार भी भरपूर है इस बार सरकार के पास, हाथ तंग नहीं है। आपको समझना, आपको मतलब जो विशेषज्ञ ना उनको समझना भी मुश्किल काम है। अब आप समझिए 1 लाख करोड़ का डेफिसिट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। जो सरकार 10 लाख करोड़ रुपए लोन पर इंटरेस्ट दे रही है, केंद्र सरकार 200 लाख करोड़ का वो है कर्ज केंद्र सरकार पर, उस पर वो 10,68,000 करोड़ या कुछ है, मतलब एवरेज 10 लाख करोड़ है, वो उसका इंटरेस्ट दे रही है। और उस इंटरेस्ट के लिए भी उसने 10 लाख करोड़ रुपया लोन पर ले रखा है। और आप अभी खुश हो रहे हैं 1 लाख करोड़ के डेफिसिट पर। 1 लाख करोड़ सरकार चाहे तो आसानी से खर्च कर सकती है। हाँ, कर सकती है, वो तो बचा हुआ नहीं। उसको तो आप वैसे सरकार के निकम्मेपन पर भी देख सकते हैं कि सरकार ने वो, हाँ, आपको देखने का तरीका है कि आपने, सरकार ने क्यों नहीं किया खर्च। दूसरी बात, ये वो सरकार है जिसने वादा किया था 2014 में, इस पार्टी ने, सरकार ने नहीं, पार्टी ने, कि वो कर व्यवस्था को खत्म करेगी, इनकम टैक्स सिस्टम को खत्म करेगी। तो वो जो सरकार, जो पार्टी इनकम टैक्स खत्म करने के वादे के साथ आई, वो बजट लिमिट बढ़ा के हमें कल भी आ रहे हैं ना, कल भी आ रहे हैं, कल तो डिटेल में बजट पे चर्चा होगी। ठीक, तो ये बात कल भी जारी रखेंगे। दिल्ली में इस वक्त यमुना के पानी का में मिला हुआ जहर, जो आरोप केजरीवाल जी ने लगाया, वो मुद्दा छाया हुआ है। और बधाई हो वैसे दिल्ली वासियों आपको, आपकी यमुना के पानी में जो जहर मिलाया गया था वो खत्म हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देखिए हमने शोर मचाया, आप लोगों ने संघर्ष किया, तो अब वो पानी साफ हो गया, पीछे से जो जहर मिलाया गया था वो अब हमने पानी दोबारा चेक किया, अब पानी ठीक है, हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम करने शुरू हो गए। कमाल है। अब वो जो है बैठे हैं तो कहते मेरे पास 20 बोतल पानी है, ये देखिए गंदा पानी, मैं कुछ बीजेपी वालों को देने वाला हूँ और कुछ जो है मैं अब इलेक्शन कमीशन को भी दे आता हूँ। वो इलेक्शन कमीशन से क्यों नाराज हैं ये समझना चाहिए। दरअसल जिस दिन उन्होंने ये आरोप लगाया कि दिल्ली की यमुना में जहर मिलाया है बीजेपी की हरियाणा की सरकार ने, दिल्ली वासियों का जेनोसाइड करने के लिए, शब्द है उनके, नरसंहार करने के लिए, उस दिन से इसमें ये तो तय था कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने उनसे सबूत मांगे कि आपने जो कहा है इसका जरा प्रमाण दीजिए। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, ये जवाब नहीं हुआ, हमने हमारे पॉइंटेड सवाल हैं, उनका पॉइंटेड जवाब दीजिए। वो आज जवाब देकर के आ गए हैं दूसरा। लेकिन क्या पूछा क्या इलेक्शन कमीशन ने कि हरियाणा सरकार की तरफ से यमुना के पानी में किस तरह का जहर मिलाया गया, बताइए, इसका सबूत दें कि किस मात्रा में कौन सा जहर मिलाया गया, किस तरह से पता लगाया आपने कि इससे नरसंहार हो सकता है, दूसरा सवाल है। तीसरा जो इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है केजरीवाल जी से, किस स्थान पर पानी में जहर पाया गया। चौथा, जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने जहर होने की पहचान की, कहा और कैसे पता लगाया, यह भी बताइए। और आखिरी, जिस इंजीनियर को दिल्ली में ऐसे जहरीले पानी को रोकने के लिए लगाया गया था, उसने किस तरीके से काम किया। तो ये जवाब उनको देने हैं, वो क्या जवाब देकर के आए हैं ये पता चलेगा। लेकिन अगर उनके जवाब से इलेक्शन कमीशन संतुष्ट नहीं होता है तो इनके ऊपर एफआईआर हो सकती है। ऑलरेडी वो मुकदमेबाजी में बहुत फंसे हुए हैं, बेल पर है, और अगर ये वाले धाराएं उन पर लग गई तो ये वैसा ही संगीन मामला बन जाएगा। मैं आपको बताता हूं, इसमें अगर संतोषजनक जवाब नहीं देते तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 लोगों में शत्रुता फैलाना, धारा 197 राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक होना,
धारा 353 जनता को गुमराह करना, इसके तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है। 3 साल तक की जेल का जो है प्रावधान है। उन पर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है, जिससे उनसे चुनाव प्रचार करने का अधिकार भी छीना जा सकता है। तो ये सब बातें हैं और अब ये चुनाव आयोग के ऊपर है, क्योंकि चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ, वही एफआईआर कराएगा और एफआईआर करते ये सारी धाराएं उनके ऊपर लग जाएंगी। अब मैं आपको सुना रहा हूं जरा। केजरीवाल जी ने आज जब बताया कि पानी ठीक हो गया यमुना, तो क्या बोले, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कैसे अपना गुस्सा निकाला और कहा कि इनको तो बीजेपी वालों से रिपोस्टिंग चाहिए, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। अमित शाह जी ने फिर एक बार जनता को याद दिलाया कि आपके नेता ने, आम आदमी पार्टी के नेता ने किस तरह से झूठ बोला, और राहुल गांधी कैसे यमुना के टूर पर निकले और वहां जाकर उन्होंने केजरीवाल जी को उनका वादा याद दिलाया। दिल्ली के लोगों को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपका संघर्ष रंग लाया। 15 जनवरी को 3.2 था, उसके बाद इन्होंने बदमाशी करके बढ़ा बढ़ा के 26 जनवरी तक 7 ppm पहुंचा दिया। जब मैंने, आपने, दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 ppm से घट के आज 2.1 आ गया। तो अब दिल्ली के सारे अभी फिलहाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम शोर नहीं बचाते, संघर्ष नहीं करते, तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा होता। कितनी बड़ी वाटर क्राइसिस पैदा हो जाती। और ये कहते हैं कि ये शोर मचाते, केजरीवाल से पानी नहीं दिया जा रहा, केजरीवाल से। बेसिकली हमें बदनाम करने के लिए ये एक बहुत गंदी और गहरी साजिश रची गई थी। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। पिछले इलेक्शन में केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी लेंगे। 2025 हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, आके डुबकी लेनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, कचरा है, गंद है, पोल्यूशन है, कोई काम नहीं किया। पैसा खर्च करने का तरीका, पैसा बनाने का तरीका। हर रोज चलाते हो तो कितने लोग आते हैं? पहले तो बहुत लोग आते थे, अब नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? अब पानी गंदा हो गया, इसके वजह से आ नहीं रहे हैं लोग। कमाई भी खत्म हो गया हम सबके। मैं केजरीवाल जी को कहने आया हूं, चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना जी के जल में जहर मिलाया है। अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है? जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है? नाम कहिए। आप कह रहे हैं कि जहर पिया, मिलाया हुआ पानी हमने रोक दिया। अरे जमुना का जल रुकता है तो गांवों में बाढ़ आती है। कोई गांव में दिल्ली वालों बाढ़ आया है क्या? केजरीवाल जी, यहां लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी अपनी ही दिल्ली को जहर देगी? इतने छोटे मन से मत सोचिए केजरीवाल जी। आपने यमुना को प्रदूषित कर प्रदूषित पानी पीने के लिए दिल्ली को मजबूर किया है। 2-3 बातें जो आरोप केजरीवाल जी ने लगाया, मुझे नहीं लगता कि देश के किसी भी चुनाव में कभी ऐसा आरोप किसी ने लगाया होगा दूसरी पार्टी या सरकार के ऊपर कि जहर मिलाकर के पानी में लोगों को मारने की, जेनोसाइड करने की, नरसंहार करने की साजिश किसी ने की हो। मतलब दिल्ली की करोड़ों लोगों की आबादी को 1 करोड़ लोग, उन्होंने खुद ही आंकड़ा दिया, 1 करोड़ लोगों को जहर पिलाना चाहती थी बीजेपी की सरकार, ये उन्होंने आरोप लगाया है। तो इसीलिए चुनाव आयोग इतनी सख्ती से उनसे जवाब मांग रहा है, लेकिन उनका गुस्सा उल्टा चुनाव आयोग पर ही निकल रहा है। सर, चुनाव आयोग गंदा काम कर रहा है। 2 कारण है चुनाव आयोग से नाराजगी का।
एक तो अरविंद केजरीवाल से पॉइंटेड उन्होंने प्रश्न पूछा और कहा पॉइंटेड जवाब दीजिए, और दूसरा वो इसलिए भी नाराज है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर पर चुनाव आयोग की टीम कपूरथला हाउस पहुंच गई थी जांच करने के लिए, तो उसलिए भी वो दुखी है। देखिए केजरीवाल ऐसा नहीं है कि पहली बार वो बोल रहे हैं कि भाई अब तो दिल्ली की जनता को मारने की बात कर रहे हैं। जब वो जेल में थे तो वो कहते हैं कि भाई जेल के अधिकारी और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, खाने में मुझे मीठा खिलाया जा रहा है, जबकि खाना तो घर से सुनीता जी बनाकर भेज रही थी, आरोप जेल प्रशासन पर लगा रहे थे। तो केजरीवाल जी का तो इतिहास रहा है। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल बोल रहे हैं यमुना को लेकर कि देखिए दिल्ली की जनता ने हुल्ला मचाया, मैंने दिल्ली की जनता को आगाह किया, मैंने मामला उठाया, तो अब अमोनिया गायब हो गया पानी से। हरियाणा के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब ने वहां पर जो व्यवस्था की थी वो अब मिला नहीं रहे। क्या नदी के अंदर ऐसी व्यवस्था होती है कि जब चाहेंगे अमोनिया उसके अंदर मिला दो और जब लगे कि मामला गड़बड़ हो रहा है तो कुछ दिन रोक लो, तो वहां से हटा लो? व्यूअर्स को क्या आज भी, क्योंकि इन्होंने जो बोला और अमित शाह जी ने जो कल बोला था, ये कह रहे हैं कि पानी रोक दिया हरियाणा की सरकार ने, तो दिल्ली जो पानी आता है वो पानी कम हो गया, उसके अंदर नाले का पानी, गंदा पानी मिलेगा तो जो अमोनिया की मात्रा है वो ज्यादा हो जाएगी। और तो अमित शाह जी पूछ रहे हैं भाई पानी रोका होता हमने तो किसी गांव में बाढ़ आई होती ना। बिल्कुल, जलस्तर कहीं तो बढ़ता पानी का। और अभी दिल्ली जल बोर्ड का तो उसमें बयान भी आ गया है कि कहीं से व्यवस्था, हमें खबर नहीं है कि पानी रोका गया है। तो अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड तुरंत उसका स्पष्टीकरण दे रहा है कि ऐसी कोई हमारी जानकारी में नहीं है। केजरीवाल ये बार बार, अफसर तो वही कहते हैं जो दिल्ली, जो केंद्र चाहता है, ये तो नहीं, अफसर तो वही कहेंगे जो सच होगा ना। अफसर को तो भाई जो है सच कहेंगे, अफसर क्यों झूठ बोलेंगे? न वो दिल्ली सरकार का पक्ष लेंगे न केंद्र सरकार का पक्ष लेंगे, जो केंद्र चाहता है, ये तो क्लियर है। नहीं, लेकिन अगर ये कह देंगे कि भाई पानी रोक दिया गया तो बताएंगे ना अफसर कि पानी नहीं रोका है, दिल्ली की जनता को भ्रमित और डरने की जरूरत नहीं है। जहर का तो मामला ही नहीं रहा, वो तो खत्म हो गया, बोल दिया ना उन्होंने, पानी में जहर गायब हो गया। यही सवाल ये है क्या केजरीवाल जी पर एफआईआर होगी? निश्चित रूप से होगी। और मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग केजरीवाल ने जो जवाब दिया उससे संतुष्ट नहीं है। केजरीवाल की जो बौखलाहट, जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त पर केजरीवाल हमला कर रहे हैं, यह बता रहा है कि अगले 24 घंटे में केजरीवाल पर कार्रवाई होगी। हो सकता है केजरीवाल को 2 दिन के लिए चुनाव प्रचार से रोक दे चुनाव आयोग, ये हो सकता है। आज शाम तक इसका फैसला ले ले केजरीवाल के खिलाफ। और इतना है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज होगी, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मुझे कल 24 घंटे के अंदर जेल में भेज दिया जाएगा। आप इस तरह से बोलो और आप ये उम्मीद करो कि आप पे कार्रवाई नहीं हो। अगर आप गलत बोलोगे, दिल्ली की जनता में डर बैठाने की कोशिश करोगे, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाने की कोशिश करोगे, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे नेता पर कार्रवाई होना चाहिए ही है। बिल्कुल, ऐसा आरोप हवा में तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आपको लग रहा है अब मुकदमे तक बात आ गई है? देखिए, आरोपों का जवाब तो उनको देना ही होगा जी, या जो सरकार ने, चुनाव आयोग ने सवाल पूछे उसका जवाब देना होगा। और अब चुनाव आयोग के लिए भी एक वो हो गई है बड़ी भूमिका निभाने की कि वो क्या फैसला करते हैं। क्या वो अरविंद केजरीवाल के जवाब को मानकर छोड़ देना चाहते हैं या कार्रवाई करना चाहते हैं? कार्रवाई में ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई फिलहाल वो कर सकते हैं कि उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दे। अब वैसे भी 2 ही दिन बचे हैं, 2 दिन में उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दे। लेकिन यदि इसको राजनीतिक तौर पर देखूं तो यदि चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल पर कोई कार्रवाई की, मान लीजिए जिन धाराओं का आपने जिक्र किया, अरेस्ट की बात की, तो वो अरविंद केजरीवाल जो ग्राउंड लूज कर रहे हैं ना, वो मजबूत हो जाएगा। उनको वो चुनाव है, उससे सिंपैथी मिलेगी और वो यही कहेंगे कि देख लीजिए ये सारा हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। और ये बात ठीक है कि दिल्ली जल बोर्ड ने जवाब दिया, और वो आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है। अफसर तो वैसे ही जवाब देता है, अफसर तो सारे के सारे चेतक फैमिली से ही आते हैं ना, कि राणा की पुतली के साथ चलते हैं, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल करने चाहिए। क्या इस चुनाव आयोग ने रमेश विधूड़ी पर कार्रवाई की थी? क्या इस चुनाव आयोग ने जो पिछले लोकसभा चुनावों में जो भाषण हुए थे, जिस पर 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों को नोटिस दिया गया था, उस पर कोई कार्रवाई हुई है? क्या परवेश वर्मा के सामने जो पैसे बांटने की बात है, उस पर कोई कार्रवाई हुई है? तो यदि एक तरफा कार्रवाई आप करेंगे या एक तरफा लगती है दिखने में, तो सवाल खड़े होते हैं। और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होना भी कोई ये नहीं है कि उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। हाँ, तो सवाल खड़े होने चाहिए। हम सवाल खड़े होते ही परेशान होते हैं। जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर है, वो उनको जवाब देना पड़ेगा। उसकी तुलना आप किसी और आरोप से नहीं कर सकते। किसी नेता के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा, नहीं, वो नहीं है तो सबको फांसी थोड़ी लगानी है। लेकिन जिसने जो किया, जेब कतरा किया, तो उसकी सजा तो होनी चाहिए ना। लेकिन क्या उस पर कर रहे हैं कार्रवाई? तो चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करना, मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि आप सवाल खड़े, अभी कुंभ पर हुआ कि सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़े करना सियासत नहीं होती।
सवाल खड़ा करना लोकतंत्र होता है। बिल्कुल ठीक है। और आप सवालों से घबराते हैं, इसका मतलब आपके मन में चोर है। चुनाव आयोग को करना चाहिए। और चुनाव आयुक्त क्या करेंगे पोस्ट रिटायरमेंट, कोई ऐसा कानून बना हुआ नहीं है। बहुत सारे चुनाव आयुक्त बहुत सारे जगह पर रहे हैं, तो राजीव कुमार क्या करेंगे वो अलग मुद्दा। यमुना का पानी तो साफ हो गया, ठीक हो गया, जहर अब नहीं बच बाकी है उसके अंदर। केजरीवाल जी पर क्या मुकदमा होगा और इसका अगर हुआ तो नुकसान किसको होगा? नहीं होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। ऐसे राष्ट्रहित के गंभीर मुद्दों पर इस डर से कि चुनाव आयोग पर आरोप लग जाएगा, ये ठीक नहीं। उन्होंने जवाब दिया है कि जो पॉइजन है वो अमोनिया है, जो सपोर्टिंग एविडेंस मांगा गया है सीईओ दिल्ली जल बोर्ड का 27 जनवरी का बयान है। लोकेशन उन्होंने उसमें वही कहा है कि वही बता रहे हैं। डिटेक्शन किस ऑफिसर ने किया, कहा सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने किया। मेथोडोलॉजी पूछा तो वो भी उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को ही बता दिया। तो जवाब दे दिया। तो ये जवाब उन्होंने दे दिया 5 सवाल का, पांचों गोल गोल जवाब है, बहुत साफ साफ पूछा गया था। लेकिन मूल बात क्या है? निश्चित तौर पर कोई भी चुनाव के वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करे तो उस पर जवाब हो, चुनाव आयोग से सवाल भी हो। लेकिन इस सवाल पूछने का तो वक्त ही नहीं है। ये वक्त तो है दिल्ली की जो 2-2.5 करोड़ की जनता है, वहां इस तरह की अराजकता फैलाकर एक नेता दिल्ली की सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ विद्वेष फैला रहा है। दिल्ली के बगल में सटा हुआ राज्य हरियाणा है, जहां के वो पुत्र हैं, वहीं पे जन्म लिया उन्होंने, वहीं से यहां आए हैं। उसी राज्य के ऊपर सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय राजनीति में गिरने का कीर्तिमान अगर कोई होगा तो अरविंद जी के नाम बरसों रहने वाला है। शायद कोई ऐसा दुस्साहस। इस पे हम लोग कैसे बात कर सकते हैं? ये सवाल जवाब का तो मसला ही नहीं है ना भाई। सवाल जवाब का मसला दूसरा है। अगर कोई कार्रवाई हो रही, जैसे कोई कहे कि ये फलाना चीज भाजपा वाले कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं, तो दोनों को एक बराबर करिए, तब ये सवाल जवाब हो सकता है। आप ये सवाल जवाब कर सकते हैं कि चुनाव आयोग ये क्यों कहे कि अच्छा ये स्कीम आई कि नहीं आई, वो सबके लिए कहे। लेकिन आप कहें कि एक आदमी कह रहा है जहर मिला के जेनोसाइड यानी नरसंहार किया जा रहा है, और उसके बाद वो उसको धीरे धीरे बदलते हुए, और देखिए क्या तमाशा किया हुआ है। पहले भाजपा कार्यालय ले गए बोतल में, अब लेके गए हैं, कह रहे हैं ये 7 ppm वाला पानी है, चुनाव आयुक्त महोदय पी के दिखाओ। अरे भैया तुम तो अच्छा होता ना, कहते कि अब साफ हो गया, खुशखबरी खुशखबरी, तो ले जाते दिल्ली के घाट पर और कहते कि राहुल जी बेवजह कल झूठ बोल रहे थे, देखो हम दिखा रहे हैं, बढ़िया पानी पी लो। यहां तो मैं कह रहा हूं कुल्ला कर लो, मैं कह रहा हूं कुछ ना करो, वहां थोड़ी देर खड़े हो जाओ, हाथ में तो लेके दिखा दो। इतनी राजनीतिक बेशर्मी किसी भी तरह से नहीं चलनी चाहिए। और इसको मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र में बहुत सी चीजें होती है जिस पर देख के लगता है कि अरे ये क्यों हो रहा है, आम जनता के तौर पर खून खोलता है। लेकिन ये सबसे अलग है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक रही राजनीतिक नफे नुकसान की, दिल्ली के लोग अगर इसके बाद भी इसको सिंपैथी के तौर पर देख लेते हैं तो फिर तो ठीक है ना भाई, फिर प्रचंड बहुमत से फिर से अरविंद जी को जिताएं और अगले 5 साल फिर सुने मैं तो गया था, एलजी ने नहीं करने दिया, मैंने तो कर दिया था, अमित शाह ने रोक दिया, मैं तो कर रहा था, लेकिन सुबह सुबह अमित शाह का फोन आ गया, मोदी जी का आईबी वो हमारे पीछे लगा रहता है। 5 साल यही प्रवचन सुनिएगा, फिर उसके बाद चुनाव आ जाएगा। दिल्ली का इलेक्शन बस आ ही गया। अब आज 31 तारीख हो गई, अब 5 तारीख को तो वोटिंग होनी है, 2 दिन के बाद प्रचार भी बंद हो जाएगा। लेकिन अब लेट ही सही एंट्री हुई है उस नारे की जो इस वक्त बीजेपी का एंथम नारा लगता है। वो हरियाणा में चल चुका, उसने महाराष्ट्र में कमाल कर दिया। वो नारा है एक हैं तो सेफ हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था ये बटोगे तो कटोगे, उसके बाद मोदी जी ने बोला एक हैं तो सेफ है। महाराष्ट्र में यही नारा लगा और आपने देखा बीजेपी को क्या जीत मिली। अब महाराष्ट्र की जीत के जो नायक हैं देवेंद्र फडणवीस, वो दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के तेवर वही हैं जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के दौरान थे। वो दिल्ली में आकर बार बार कह रहे हैं याद रखो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो बचोगे नहीं। ये तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे विचार पर हमला करने वाले लोग हैं, इनसे मुकाबला करना है तो एक रहना। सब जानते हैं एक रहने का मतलब क्या है, मतलब जातियों में मत बटो। दूसरी ओर मैंने आपको कल भी दिखाया था, अभी थोड़ी देर में और आपको अखिलेश जी की बात सुनाऊंगा कि वो किस तरीके से केजरीवाल जी के समर्थन में दिल्ली में उतर आए हैं। अब उन्होंने तो कल रोड शो भी किया, एक शाम को अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल एक साथ उस पर सवार थे ट्रक पर। इनकी बात थोड़ी देर में सुनाऊंगा, लेकिन पहले अखिलेश जी ने अपनी जिस सांसद को दिल्ली में केजरीवाल जी के लोगों की मदद करने के लिए उतारा है, इकरा हसन कैराना की सांसद हैं। इकरा हसन ने कल मनीष सिसोदिया के लिए प्रचार किया था।
हाँ हमारे सहयोगी ने उनसे बात की, तो जैसे देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इकरा हसन भी यही कह रही हैं, बंटना नहीं है। उनकी अपील सीधे सीधे मुस्लिम समाज से है, अपना वोट अलग अलग पार्टियों में बंटने मत देना, डिवाइड मत होने देना। अरविंद केजरीवाल को अगर जिताना है तो मुसलमानों को सारा वोट अरविंद केजरीवाल को देना होगा। और वैसे साहब भी दिल्ली में प्रचार कर ही रहे हैं और उनकी शैली बहुत तीखी होती है। अब वो अरविंद केजरीवाल से ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की पिटाई से मरे मुसलमान लड़के का नाम एक बार अरविंद केजरीवाल बता करके दिखा दें। ये तीनों बयान आपको सुनाता हूं। दोस्तों, मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास कहा है, लेकिन साथ साथ मोदी जी ने एक और नारा दिया है महाराष्ट्र में। उस नारे ने जो काम किया आप सबने देखा। मोदी जी ने हमको एक मंत्र दिया और वो मंत्र है एक है तो सेफ है का मंत्र। एक है तो सेफ है का मंत्र। ये मंत्र अगर भूल गए तो कभी सेफ नहीं बचेंगे। जिस प्रकार से इस देश के अंदर ये सारी आप जैसी कांग्रेस जैसी ताकतें जिस प्रकार की परिस्थितियों को पैदा कर रही है, जिस प्रकार से हमारे ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को, हमारे विचार को, हमारे संस्कार को समाप्त करने का प्रयास चल रहा है, अगर आज नहीं जागोगे तो रहोगे भी नहीं, अस्तित्व भी नहीं रहेगा। अगर अपना अस्तित्व, अगर अपना वजूद हमें जिंदा रखना है तो एक साथ मिलकर मुकाबला करना होगा। मुख्य धारा में हमें जो दिखाई दे रहा है आउटसाइडर के रूप में, तो यही दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। तो ऐसे में जरूरत है कि हम लोग आपस में ना बटकर एक जगह होकर काम करें, तभी हमारी पार्टियों को कामयाबी मिलेगी। अभी भी इंडिया ब्लॉक है, गठबंधन है, लेकिन स्टेट के तर्ज पर जो हमें देखने को मिल रहा है, हमें लग रहा है यहाँ से आम आदमी पार्टी जीतेगी और उसी के लिए हम उनके लिए प्रचार में आए। हमारी पार्टी का समर्थन है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर हम लोग यहाँ आम आदमी पार्टी के समर्थन में आए हैं और यही हमें देखने को मिल रहा है कि तीसरी बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। केजरीवाल जब उन बच्चों को लिटा कर दिल्ली की पुलिस मार रही थी कि जाओ जाओ जनगण मन, उसमें से एक बच्चा मर गया। चल केजरीवाल तुम नाम लेके बताओ उन 3 बच्चों का नाम क्या है, बताओ उनका नाम क्या है। नाम भी नहीं ले पाएंगे, ये एक ही बोलेंगे आप खामोश बैठे रहो, आप कुछ मत करो, आप बीजेपी को हराओ। अरे बीजेपी को हम 50 साल से हरा रहे हैं। बताया गया कि समाजवादी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं। तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है, दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बिछाएंगे तो अपने लिए और शिफा के लिए। ये वो अखिलेश है जब मुख्यमंत्री था तो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था। आजादी के बाद 50,000 लोग बेघर हो गए, 40 से ज्यादा महिलाओं की अस्मत रेजी की गई थी। कहां गया था तुम्हारा सेकुलरिज्म? तो देखिए सीधी सी कोशिश है, बीजेपी की कोशिश एक है तो सेफ है के नारे के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने की है कि जातियों में मत बंटना, जात के आधार पर वोट मत करना, और बाकी केजरीवाल साहब मुसलमान वोट चाहते हैं अपने पास रखना। ऐसे ही यही कोशिश करने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी टीम उतारी हुई है और ओवैसी साहब कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि ना अखिलेश के कहने पर ना केजरीवाल के कहने पर मुसलमान अपना वोट उनको मत देना। लेकिन मैं इस खबर पर अभी हम लोग बात करें, एक और बड़ी खबर जो अभी आई है उसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। आज दरअसल बजट सत्र शुरू होने पर राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद में हुआ था और उस दौरान अपना सरकार का जो लिखा पत्र होता है उसको पढ़ती हैं, भाषण पढ़ती हैं राष्ट्रपति, यही परंपरा है। सोनिया गांधी के एक बयान पर जबरदस्त हंगामा हो गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राष्ट्रपति का अपमान किया, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठी महिला का अपमान हुआ है। क्या वाकया था ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल सोनिया गांधी ने ये कहा कि उनसे जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने ये कहना चाहा कि राष्ट्रपति थक गई थी अपना भाषण पढ़ते पढ़ते। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए पुअर लेडी,
और इस पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला है कि राष्ट्रपति के लिए शब्द इस्तेमाल कैसे किया, उनका अपमान किया। सुनिए। Usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again and she again. could hardly speak, poor thing. Usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again and she again. could hardly speak, poor thing. तो ये आपने देखा, ये दरअसल तीनों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक साथ ही खड़े थे जब उनसे प्रतिक्रिया हुई। राहुल गांधी ने पहले बोला बोरिंग, मतलब अभिभाषण पर उनकी भाषण को उन्होंने कहा बोरिंग, फिर बाद में उन्होंने कहा रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बार बार एक ही चीज वो रिपीट कर रही थी। और सोनिया गांधी ये कहना चाह रही थी, वो थक गई थी, तो उन्होंने एक फ्रेज इस्तेमाल किया, पुअर लेडी। पुअर लेडी कहना देश की राष्ट्रपति को, मतलब बेचारी महिला थक गई थी, ये उनका जो कहना था। और जिस लहजे में उन्होंने कहा, उसको लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक महिला राष्ट्रपति, वो भी एक जनजातीय समाज से आने वाली राष्ट्रपति का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने। संबित पात्रा इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं आपको। सतर्कता के साथ और पूरे ध्यान के साथ सुना है और उसे सराहा भी है, किंतु दुखद है कि थोड़ी देर पहले माननीय सोनिया गांधी जी, जो कि पूर्व अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता है, जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी, एंड व्हाट अ पुअर थिंग। उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे, भारतवर्ष एक गणतंत्र है, विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र की जो प्रथम नागरिक है वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है, और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है, उन्होंने अनेक पदों को धारण किया है और तत्पश्चात वो आज देश की महामहिम राष्ट्रपति है, और न वो थकी हैं और न वो झुकी है। उन्होंने बुलंदी के साथ इस देश में विगत 10 वर्षों से अधिक का जो कालखंड रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के काल में देश आगे बढ़ा है, उन सब विषयों को बड़े सक्षमता के साथ और बड़े सूक्ष्मता के साथ हर विषय को स्थापित किया और रखा है। मुझे लगता है महामहिम राष्ट्रपति के लिए सोनिया गांधी जैसे बड़ी नेता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करिए बिल्कुल अनुचित है। एक नया विवाद, क्या सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति का अपमान किया, उनको बेचारी कहकर के? हर्षवर्धन जी, आपने सुना वो बयान? देखिए, मुझे लगता है कि जो कुछ उन्होंने कहा उसके अगर शब्द और भाव भंगिमा पर जाएं तो एक महिला जो इतने लंबे समय तक सदन में नेता के तौर पर दिखती रही हो, कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर रही हो, प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर प्राइम मिनिस्टर, संसदीय पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जिस अंदाज में उन्होंने कहा और जिस तरह से वो माता और दोनों पुत्र पुत्रियां बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात करने का सलीका तो नहीं हो सकता किसी भी कीमत। बाकी चीजें अपनी जगह पे कह सकते हैं कि उन्होंने जो बोला वो पुअर थिंग, बेचारी महिला या थक गई थी, वो कितना, लेकिन जो लहजा है, जो भाव भंगिमा है, ये राष्ट्रपति पद जो इस देश का सर्वोच्च पद है उस पद के अनुरूप नहीं है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। अधीर रंजन चौधरी को आपको याद होगा, राष्ट्रपति की राष्ट्रपत्नी, फिर उससे पहले तेजस्वी यादव ने क्या कह दिया था चुनाव के समय। ये जो भाव है ना, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का मसला ज्यादा दिखता है, और ये ठीक किसी भी स्थिति में नहीं। लैक ऑफ रिस्पेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत साफ साफ। सर, अब सोनिया गांधी से और आप इससे ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते कि राष्ट्रपति को लेकर उनकी भाव भंगिमाएं कैसी रहेंगी। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, ज्ञानी जेल सिंह जब राष्ट्रपति थे, तो किस तरीके से व्यवहार राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने किया था, किस तरीके से सोनिया गांधी ने प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाया और प्रतिभा पाटिल के साथ कैसा सोनिया गांधी का व्यवहार था। प्रणब मुखर्जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी एक बड़े नेता थे, उनका व्यवहार एक राष्ट्रपति की गरिमा के अनुरूप था, उन्होंने उतना स्पेस नहीं दिया। तो फिर प्रणब मुखर्जी के साथ पार्टी ने क्या व्यवहार किया ये भी सबको मालूम है। तो अगर आप एक सेकंड, किरण रिजिजू इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। संसद के माध्यम से
तो इस तरह से बोरिंग कहना, कमजोर कहना, थकी हुई महिला कहना, ये कोई शोभा देती है क्या किसी नेता को? मैं सबसे पहले तो मैं खुद आदिवासी हूं और हमारे आदिवासी राष्ट्रपति जी के प्रति जो टिप्पणी की है वो घोर निंदनीय है और माफी मांगना चाहिए। क्या आदिवासी महिला हो गया तो क्या वो नहीं बोल सकती है क्या? इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए कि महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी है उसको कमजोर दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे, जो भाषण का कंटेंट है, राष्ट्रपति महोदया ने जितना भी आज अपने बातों में जो पॉइंट्स रखी हैं, एक एक पॉइंट, एक एक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर से रखी हैं और बहुत इंस्पायरिंग रहा है स्पीच। आज का राष्ट्रपति जी का उद्बोधन के बाद मैं मानता हूं कि ये स्पीच को हर एक भारतीय को सुनना चाहिए, तब पता चलेगा कि राष्ट्रपति जी ने कितने अच्छे तरीके से, बहुत सरलता के साथ अपने पार्लियामेंट को संबोधित किया है। लेकिन सर, पप्पू यादव का जो बयान आया कि ऐसे लगा जैसे लव लेटर पढ़ी हो, वो तो पप्पू यादव का ये टिप्पणी को आप ये तवज्जो मत दीजिए, वो पूरा स्तर को गिरा देता है। सर, एक इम्पोर्टेंट है, एज पर द फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट ऑफ द नेशनल अकाउंट, इंडियाज रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 25। हाउ डू यू सी दिस? व्हाट इज योर कमेंट? नहीं, अभी इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट रखा है उस पे अब कल बजट रखेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया में मंदी चल रही है, दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन है और भारत एक। तो अभी देखिए विवाद ये बड़ा बनता जा रहा है। केंद्रीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस किस्म से कहना बोरिंग राहुल गांधी कहें, वो कहें बेचारी हैं, ये अपमान है राष्ट्रपति का। मैं एक बार आपको फिर ये पूरा जो स्टेटमेंट है राहुल गांधी सोनिया गांधी का ये सुना रहा हूं, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो। और इसके बाद इससे भी खराब टिप्पणी जो हुई है वो पप्पू यादव ने की है, जो सांसद चुन करके आए कांग्रेस पार्टी के नेता। उन्होंने जो कहा है वो मैं भी कंफर्म करना चाहता हूं कि वही शब्द उनके हैं या नहीं, इसलिए पहले नहीं बोल रहा हूं। आप सुनिए पहले ये राहुल गांधी सोनिया गांधी क्या बोले और फिर पप्पू यादव। Usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again and she again. could hardly speak, poor thing. Usual. उन बेचारी का तो कोई दोष नहीं, वो राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। पप्पू यादव तो खैर जहां निकल गए क्या ही कहें। जी समीर जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। तो सोनिया गांधी का मैं जिक्र कर रहा था कि सोनिया गांधी ने कभी भी राष्ट्रपति की गरिमा का सम्मान उन्होंने अपने परिवार में देखा कि किस तरीके से पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रपति करती थी, पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा करके एक अपने घर का राष्ट्रपति बनाना, राष्ट्रपति को फोन करके बुला लेना। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उनके संग राजीव गांधी का कैसा व्यवहार रहा। सोनिया गांधी ने देखा, फिर प्रतिभा पाटिल को बनाया तो कैसा व्यवहार रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी से बेहतर उम्मीद नहीं की जा सकती कि सोनिया गांधी को करो। राहुल गांधी ने भी उनके बचाव में लोग आएंगे, वो कहेंगे भी सोनिया गांधी तो जो उनके साथ सोनिया गांधी को अब जब थक गई थी। सोनिया गांधी तो एक बड़ी नेता रही है, सोनिया गांधी से उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी तो बोलते रहते हैं। सोनिया गांधी का अगर आप संसदीय इतिहास देखेंगे तो इस तरीके से बयान से किसका कमेंट ज्यादा खराब लगा, सोनिया गांधी का राहुल गांधी का? देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी की तो खैर कोई बहुत जरूरत नहीं है, तो हमेशा बोलते ही रहते हैं। सोनिया गांधी का मुझे आश्चर्य लगा कि सोनिया गांधी कम बोलती है, इस तरह के बयान सोनिया गांधी नहीं देती। मुझे लगता है सोनिया गांधी का अगर भाव नहीं होगा तो सोनिया गांधी को तुरंत इसका एक अपना सफाई पेश करना चाहिए कि मेरी बात तो गलत तरीके से पेश किया गया, मैं ये कहना नहीं चाहती हूं। लोग आएंगे बोलेंगे भाई वो तो सहानुभूति प्रकट कर रही थी राष्ट्रपति से। सर देखिए, जो वो बोल रही हैं, एक बात समझना चाहिए कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ संवैधानिक पद पे सबसे ऊपर है, सर्वोच्च पद पर है, फर्स्ट सिटीजन हम उन्हें कहते हैं। तो उनको लेकर टिप्पणी करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। भले ही वो सिंपैथी के तौर पर भी कह रहे हैं, वो पुअर थिंग कह रही हैं कि मतलब वो थक गई हैं, एक्चुअली उनकी मंशा ऐसा है, लेकिन वो उन्हें सफाई देनी है, हमें नहीं देनी है। मगर फिर भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति का कुछ नहीं है ना, वो तो सरकार का है। और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बोरिंग क्या कह रहे हैं? आपको अभिभाषण पर पॉलिटिकल कमेंट करना चाहिए कि भाई क्या कमी लगी, क्या कमी लगे बोलना चाहिए कि भाई इसमें क्या बात है क्या नहीं है। वो पॉलिटिकल कमेंट, उस पर रिएक्शन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस तरह का होना चाहिए।
और सोनिया जी बहुत बड़ी नेता हैं, लंबे समय से उनका संसदीय अनुभव भी है, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति को लेकर भले ही उनकी मंशा कुछ भी रही हो या नहीं रही हो, बचना चाहिए कि इस तरह की बात ना करें। और पप्पू यादव जी के लिए तो क्या कहें, या तो उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है या किस तरह की चर्चा करनी चाहिए। पहली बार तो सांसद बन के आए नहीं है, पहली बार नहीं है, वो तो लंबे समय से हैं, वाजपेयी सरकार के वक्त से, मतलब 90s में वो सांसद रहे हैं, तो उनका भी लंबा निर्दलीय चुन के आए, लेकिन हैं तो कांग्रेस के नेता। हाँ, कांग्रेस नेता ही हैं, दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का इस समय। अरे देखिए, अमित मालवीय जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सोनिया गांधी रेफरिंग टू द प्रेसिडेंट एज अ पुअर थिंग डिमीन्स द हाई ऑफिस एंड रिफ्लेक्ट्स फॉर फ्यूडल माइंडसेट। ये सामंतवादी सोच है और राष्ट्रपति के पद का अपमान है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कांग्रेस हैज रिडिक्यूल्ड द फर्स्ट ट्राइबल वुमन टू होल्ड द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द कंट्री। अब वो ये लिख रहे हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन has not even considered making a courtesy visit to the president। अभी तक राहुल गांधी एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए भी राष्ट्रपति के पास नहीं गए हैं। भाई 5 जून के बाद कुछ दिनों में तो एलओपी हो गए थे ना। ये उम्मीद तो की जानी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के नेता से मुलाकात करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं किया वो तो राहुल गांधी जी जानते हैं, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि विपक्ष, और बोरिंग कहना भी मतलब क्या है, बोरिंग का क्या मतलब होता है, बड़ा कैजुअल रिमार्क है, लेकिन आप कैजुअल पोस्ट पे नहीं हो, कैजुअल पोस्ट पे नहीं हो, और आपको एक पॉलिटिकल कमेंट करना चाहिए थोड़ा सा यूं भी समझिए। और कोई कानून नहीं लिखा हुआ कि विपक्ष के नेता को मिलना चाहिए, लेकिन ये तो उम्मीद की जाती है। विपक्ष का नेता भी महत्वपूर्ण पद है, कैबिनेट रैंक का वैसे भी ऑफिसर, मतलब वो है, पद है। लगातार एक ही बात कहते कहते राहुल गांधी बोर हो चुके होंगे अपनी राजनीति में। वो कुछ अलग, कुछ नया तो कह नहीं रहे हैं। बोरिंग वो खुद को हो गए हैं, तो उनको राजनीति बोरिंग लगती है। राजनीति बोरिंग लगती है तो बजट सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग लग रहा है। और अगर ये बोरिंग है कि देश के विकास की कहानी राष्ट्रपति के मुंह से आ रही, क्योंकि तो सरकार के काम को ही बताएंगे। अगर वो जो आगे का रोड मैप है, फ्यूचर कैसा होगा, उसकी बात कर रही हैं, अगर वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में भारत कहां पहुंचा उसकी बात कर रही हैं, अगर वो किसानों के लिए क्या कुछ सरकार करती रही है उसकी बात कर रही हैं, अगर वो सड़क की सुविधा कितनी बेहतर हो गई, रेलवे, हवाई जहाज, बस अड्डा, पोर्ट, ये सब उनको बोरिंग लग रहा है, तो फिर कौन सी ऐसी बात होगी जो उनको एक्साइट करेगी? क्या कोई फॉरेन ट्रिप? कौन सी बात एक्साइट करेगी उनको? मैंने आपको 3 बयान सुनाए थे। एक देवेंद्र फडणवीस का, जिन्होंने कहा एक है तो सेफ है का नारा महाराष्ट्र में कमाल कर गया, यहां भी सेफ रहना, नहीं तो बचोगे नहीं। उसके बाद इकरा हसन उतरी है समाजवादी पार्टी से केजरीवाल जी के लिए प्रचार करने के लिए। उन्होंने मुसलमानों से कहा बटना मत, एक रहना। और ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी आपके यहां कहने से कुछ नहीं होगा, आप जो आपको वोट किया लो हम लोगों ने, बहुत सारे मुसलमानों ने, आपने केवल हमसे दरी बिछवाई, अब अगर दरी हम बिछाएंगे भी तो अपने उम्मीदवार के लिए बिछाएंगे, यानी उनका जो उम्मीदवार है ताहिर हुसैन या शिफाउर रहमान, उसके लिए। अब ये बटोगे कटोगे के बाद देखें सेफ है, यहां दिल्ली में चलेगा क्या? क्योंकि ऐसा कोई कोशिश या प्रचार अभी तक बीजेपी ने दिल्ली में नहीं किया है। योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने 2-3 सभाएं दिल्ली में की थी, लेकिन उसके बाद फिर वो कुंभ में व्यस्त हो गए, तो अभी नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनके प्रचार में भी अभी तक ये थीम तो नहीं आई थी। अब ये फडणवीस जी लेकर के आए हैं। क्या दिल्ली में चुनाव से ऐन 3-4 दिन पहले भाजपा कोई नया रंग देना चाह रही है, और क्या उसका एक्सपेरिमेंट रिस्की तो नहीं है, इसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं आपको जरा अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने कल एक साथ ट्रक पर जो प्रचार किया वो भी आपको सुना देता हूं। दोनों ने जो बातें कही, मजेदार बातें कही। अखिलेश यादव ने कहा झाड़ू करेगा बेईमानों को साफ, और केजरीवाल बोले याद रखना दिल्ली वालों, कांग्रेस और भाजपा के बीच में चल रहा है इलू इलू। और अमित शाह जी कह रहे हैं इतनी जोर से बटन दबाना कि केजरीवाल के शीश महल के कांच टूट जाए। इस बार आप पार्टी ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने जा रहे हैं। ये जो इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ये झाड़ू जो इनका चुनाव चिन्ह है, ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी का सफाया करने जा रहा है। और मैं यहाँ की उपस्थित जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करिए। एक एक वोट चुनाव चिन्ह झाड़ू के पक्ष में डालिए, और आपका वोट खराब नहीं होना चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए एक एक वोट आप आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे पड़ना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी में इल्लू इल्लू हो रहा है। आई लव यू, आई लव यू।
बच के रहना बड़ा खतरनाक है। कांग्रेस को वोट मत दे देना, नहीं तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को जिताना, और बीजेपी अगर आ गई तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, नर्क बना देंगे, आपकी जिंदगी नर्क बना देंगे। किस किस की बिजली 24 घंटे आती है? जाती तो नहीं है? इन्वर्टर तो नहीं चाहिए? जनरेटर तो नहीं चाहिए? 5 जनवरी को गलत बटन दबा दिया तो घर की बिजली चली जाएगी। यूपी में फोन करके देख लो, 6-6 घंटे के 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं वहां पे। ये आप पार्टी का मतलब है झूठ, फरेब और धोखा। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया और आज स्थिति ये आ गई है कि वो जहां जहां जाते हैं लोगों को इंसान की जगह शराब की बोतल दिखाई पड़ती है, शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। किसी के घर में आवाज से बंद होने वाली बिजली की कनेक्शन है क्या? ताली बजाकर खोलने वाले दरवाजे है क्या? रिमोट कंट्रोल से खोलने वाले पर्दे है क्या? सोने के कमोड है क्या? ये सब उन्होंने अपने बंगले में करा दिया। कमल के निशान पर बटन दबाना है, मगर बटन इतने जोर से दबाना कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाए, इतने जोर से दबाना है। ये पहले ये बटन पे ही बात कर लेते हैं, कितना जोर से बटन दबाना है। केजरीवाल जी कह रहे हैं बटन संभाल के दबाना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, समझ लो तुम्हारी सारा नरक बना देगी बीजेपी आ गई तो। और अमित शाह जी कह रहे हैं बटन दबाना, लेकिन इतना जोर से दबाना कि शीश महल के शीशे टूट जाए। भाई साहब, और अखिलेश जी भी देखे ट्रक पे आपने ना। देखिए, एक तो मैं कहूंगा कि बटन जरूर दबाइए, आपका मतदाता सूची में नाम है तो जरूर वोट करिए, लेकिन बहुत आसानी से दबाइएगा, उतने में ही हो जाता है। दोबारा लालू जी के लाइन में ना जोर से बटन दबाना, आवाज आएगी बिल्कुल। लेकिन बाकी एक ये बात सही है कि ये मैसेजिंग का तरीका होता है। अमित शाह को अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो गंभीर भ्रष्टाचार, सुविधाभोगी इस हद तक कि वो अय्याशी की श्रेणी में आने लगे, उसको साबित करना है। अरविंद केजरीवाल को यह साबित करना है कि देखिए, दिल्ली में आपको लगातार बिजली मिलती है, उत्तर प्रदेश में कब मिलती है। हालांकि 6-6, 8-8 घंटे वाली कटौती वाली बात थोड़ा पुरानी हो गई और उत्तर प्रदेश में बिजली के हालात बहुत बेहतर हुए हैं, बहुत पहले से बेहतर हुए हैं। लेकिन दिल्ली के हालात उत्तर प्रदेश से बहुत बेहतर बहुत पहले से रहे। मतलब कम से कम 2001 से जब से मैं दिल्ली में आया हूं, तब से तो हमने दिल्ली में कोई ऐसी बिजली की समस्या कभी देखी नहीं। तो यह भी तुलना करना पड़ेगा कि कहां से कहां तक पहुंचे, लेकिन अपनी अपनी कोशिश कि हमारा वाला एजेंडा फिट हो, बटन के बहाने लोगों के दिमाग में चिपके, तो वो ध्यान में रहे जो बटन दबाएं। जो बात हमने इससे पहले कर रहे थे, मैंने आपको फडणवीस जी का एक है सेफ है, इकरा हसन ने भी कहा बटना मत, ओवैसी ने भी मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स की, सब की। दिल्ली में ये बटोगे कटोगे वाली राजनीति पर बीजेपी क्या आ रही है, आपको लगता है? और आ रही तो इतना देर से क्यों आ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी दिल्ली के चुनाव की स्थिति है, 13% 2011 की जनगणना में है, और अगर अभी मुस्लिम पॉपुलेशन, तो उसी अनुपात में वोट भी रहता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़े। और जो हम अभी देखते आए, जो नया जो आंकड़ा आया था कि जिसमें जो कहें कि फर्टिलिटी रेट है, तो वो हिंदू महिलाओं का कम है, मुस्लिम महिलाओं का ज्यादा है, तो अगर उसको हम ठीक ठीक मान लें तो 15% बनता है। अगर 15% मतदाता दिल्ली में एक मुश्त 2014 में 282 की भाजपा के सामने अरविंद केजरीवाल को करता है, 2019 की 303 की भाजपा के सामने कर देता है, तो जाहिर है कि ये जो मसला है, ये दिल्ली के चुनाव का मसला तो बनेगा, बटेगा तो कटेगी। और इकरा हसन चाहे कह रही हो कि हमारा वोट बढ़ जाएगा, तो हमारा वोट मतलब क्या हुआ? ओवैसी को मत दे देना, कांग्रेस को मत दे देना। तो जब वो अपने वोट के न बंटने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है, वो भी वो कोशिश करेगी उसको कंसोलिडेट करे। अब जहां चुनाव चला गया है, अरविंद केजरीवाल की वो वाली छवि ध्वस्त हो गई, और अगर इस पे चुनाव चला गया तो अरविंद केजरीवाल, मतलब ये कहते हुए अभी लोग दौड़ा लेंगे कि आप तो अनुमान सीधा ही लगा दे रहे हैं, ये अगर चल गया तो केजरीवाल जी के लिए पुनर्मुष्कोभव की स्थिति हो सकती है। अगर ये चल गया, 15% मतदान है, ये ध्यान में रखिए। नहीं, लेकिन ये चलने के लिए किसी बीजेपी को ये मुद्दा उस जोर शोर से उठाना पड़ेगा ना। प्राइम मिनिस्टर की रैली में नहीं है,
अमित शाह जी की रैली में नहीं है, मैंने दिल्ली के और किसी नेता की भी रैली में नहीं सुना, अभी ये उठने लगा है। अच्छा, एक लाइन सिर्फ जोड़ दूं विजय, इस पहले यमुना जी में जहर मिलाने की बात कह दी, इससे बड़ा कोई हिंदू स्वाभिमान का मुद्दा होगा? अब ये हिंदू स्वाभिमान का मुद्दा है। अरे यमुना जी में कोई जहर मिला दे, हमने सिर्फ ये सुना था कि कालिया नाग था जिसकी वजह से यमुना जहरीली हो गई थी और श्री कृष्ण को नाग नथैया करके उसको मारना पड़ा था, और तो कोई आज तक नहीं हुआ कि यमुना में कोई जहर मिला दे। ये भी क्लियर है ना कि अखिलेश जी आए हैं तो मुस्लिम वोट के लिए आए हैं ना, इकरा हसन ही को क्यों लगाया है? दोनों के लिए आए, मुस्लिम वोट के लिए तो 100% आए हैं। इकरा हसन को भी वो इसीलिए वहां पर लेकर आए क्योंकि उस वोट को एक किया जाए। दोनों तरफ से देवेंद्र जी ने जो बात कही, इकरा हसन ने बात की, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब दोनों नेता या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता बात कर रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे या बटना मत, उसका मतलब ये है कि बट जाना। बट जाना, हाँ, उसका मतलब ये है ना, क्योंकि बट जाना मतलब, चाहे देवेंद्र जी बात कर रहे हो तो बोले हिंदू वोट एक हो जाना, हिंदू मुसलमान वोट अलग अलग रहना चाहिए, या इकरा जी कह रही है तो वो कह रही है भाई मुसलमान वोट एक रहना चाहिए। आपने आइडियोलॉजिकल बात कह दी, प्रैक्टिकल बात तो ये है कि वोट अलग अलग ही है, मैं पार्टियों के हिसाब से क्या, हाँ, बीजेपी को वो नहीं मिलता है तो नहीं मिलता। मुझे दिल्ली में ऐसा अभी नहीं लग रहा, एक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मुझे नहीं लग रहा ईमानदारी से कि वो कोई अभी उसको पोलराइज कर दिया है। हो सकता है कल कोशिश करने की, ऐसा मुझे नहीं लग रहा, आमतौर पर होता है, लेकिन अभी इस चुनाव में मुझे अभी तक नहीं लग रहा है। और वो वोट जाएगा, अरविंद जी की चिंता तो जाहिर होगी कि यदि इकरा हसन, अखिलेश यादव और ओवैसी साहब आ जाएंगे और उनका कोई बड़ा नुकसान हो गया तो एक बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन अखिलेश जी आए या नहीं आए, अरविंद केजरीवाल के पास 60% वोट है और 60% वोट में 15% मुसलमान है, तो ये मत समझिए कि केवल मुसलमानों के वोट से ठीक है, लेकिन वो 15% मैटर करता है, तो इसमें से नुकसान हो सकता है। प्रियंका गांधी की रैली भी आज होगी तो मुस्तफाबाद में होगी, वो सीलमपुर से मुस्तफाबाद तक आप देखिए ना उसको, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी पर वो कर रहे हैं फोकस किस तरह से। और अखिलेश जी की, अरविंद जी की भी चिंता वही होगी कि राहुल जी से लेकर प्रियंका गांधी तक सब मुस्लिम वोट पर फोकस कर रहे हैं, तो यदि उसमें से उनका वो हिस्सा निकल जाएगा तो एक बड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो भी 3-4% वोट फर्क पड़ गया तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सर ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा दम दिखा रही है आए हैं जब से। और बटन दबाने की बात है तो मैं कहता हूं कि जोर से दबाना है, धीरे से दबाना है, लेकिन बटन जरूर दबाएं कि कैसे दबा रहे हैं। वैसे अमित शाह जी का याद हो, पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि ऐसा बटन दबाना शाहीन बाग को लेकर, शाहीन बाग में करंट पहुंचे, तो अब वो शाहीन बाग में पहुंचा, करंट नहीं पहुंचा, और शीश महल के शीशे टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे वो अलग इश्यू है, लेकिन बटन जरूर दबाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है, इस पहले चुनाव के अंदर बहुत अपना स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि मुझे चुनाव प्रचार के अंदर अखिलेश यादव चाहिए। इकरा हसन को भेजा गया, और क्यों करवा रहे हैं? अखिलेश यादव इस बार अरविंद केजरीवाल जान रहे हैं कि उनका मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है। अब उन्हें बहुत हिंदू वोट की ज़्यादा जरूरत महसूस नहीं हो रही है, वो चाहते हैं मेरा मुस्लिम वोट बैंक में ना टूटे। देखिए, आदित्य ठाकरे ने कहा था अरविंद केजरीवाल से कि अगर जरूरत होगी तो मैं चुनाव प्रचार करने आपके लिए आऊंगा, अरविंद केजरीवाल ने मना किया। अरविंद केजरीवाल इस समय मुस्लिम वोटों को बटन देना नहीं चाहते, और जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बटेंगे तो आदित्य ठाकरे ने कहा था अरविंद केजरीवाल से कि अगर जरूरत होगी तो मैं आपके लिए वहां पे एक सभा कर सकता हूं। अरविंद केजरीवाल ने आदित्य ठाकरे की सभा नहीं की। इसका यह संदेश साफ है कि मुसलमानों को पसंद नहीं आता। बिल्कुल, इसका मतलब यह साफ है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी स्थिति में अपने मुस्लिम वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहते हैं, वो मुस्लिम वोट एकजुट चाहते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैली हो चुकी है, आज तीसरी रैली है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक इस बात का जिक्र, जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में किया था, उस तरीके से दिल्ली में अभी एक है तो सेफे का जिक्र नहीं किया। और वो कारण इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए आसान है। शीश महल का मुद्दा है, यमुना सफाई का है, शराब का है। और केजरीवाल तो 10 साल के एंटी इनकम में से इतनी बुरी तरीके से जूझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बटेंगे तो कटेंगे या एक तो सेफे करने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी जमीन स्तर पर है, और भारतीय जनता पार्टी उसी आधार पर चुनाव लड़ रही है। चलिए, 2 चुनाव अरविंद केजरीवाल 2 नाव पे पैर रख के लड़े, हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ के। इस बार अरविंद केजरीवाल सिर्फ मुस्लिम नाव पे पैर रख कर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं 8 तारीख तक रोज पूछता रहूंगा तीनों से। बताइए अब जरा, दिल्ली में अभी तक क्या हालत है? कौन आ गया? भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। सरकार बना रही है, बिल्कुल क्लियर कट सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, अभी तो पूछना मेरा फर्ज है। नहीं, मैं भी बता रहा हूँ, लक्षण ऐसे ही है। अरविंद जी अब गए, लक्षण तो जल्दी गायब भी हो जाते हैं ना। हाँ, लेकिन अभी तक तो ये बने हुए लक्षण हैं, अभी तक तो बने हुए। सर, मुझे अब भी लग रहा है कि वो बचा सकते हैं, अपनी केजरीवाल सरकार बचा सकते हैं, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है। इसको मत समझिए कि फिर 2020 के चुनाव जैसा, बिल्कुल भी मत समझिए। वो चुनाव है, और दिल्ली में जैसे लोग वोट डालते हैं
उसमें मुझे अब भी ये लग रहा है कि ये बाइपोलर इलेक्शन है। आप भले ही राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की सभाओं से कांग्रेस की बहुत बड़ी स्थिति देख रहे हो, मुझे लग रहा है बाइपोलर इलेक्शन है मोटे दो तौर नावों पर। पे पैर मत रखिए, इधर या उधर बता दीजिए आप। बाइपोलर नहीं, मैं कह रहा हूँ बाइपोलर इलेक्शन है, तो उसमें कैसे समीर जी, नहीं ये जो है, जब हम लोग नहाने गए तो मल्लाह भी तुरंत बताता है, नाविक जो होता है वो कहता है 2 नाव पे पैर उसने मत रखिए। एक ही मिनट में समझा दिया कि 2 नावों पर पैर रखने का क्या मतलब। आप कब दोनों पैर एक नाव में रख रहे हैं? जब मुझे लगेगा मैं रख दूंगा। ठीक, ओके।